Good morning, all of you. I am Kalpana Mishra. As you all know, I am your science teacher. Today we are going to start chapter 1 of class 8 science, crop production and management. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर का नेम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसको समझेंगे हम. व्हाट इज़ क्रॉप, what is the need to produce the crop and why it is required to manage the crop production. ठीक है, तो सबसे पहले let's start by I will start by asking some questions. हम लोग खाना खाते हैं, आप लोग खाना खाते हो, है ना. We require energy to fulfill our energy needs. We eat food. ठीक है, अब वो फूड कहाँ से आता है, वो फूड कहाँ से आता है. We take food from plants, we take our food from animals. ठीक है ना, कोई वेजिटेरियन होते हैं, कोई नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो एनिमल्स एंड फूड, एनिमल्स एंड जो प्लांट्स हैं वो दोनों हमारे फूड रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं. ठीक है ना, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एग्रीकल्चर चाहिए. एग्रीकल्चर इज़ व्हाट, हमारे दिमाग में जब एग्रीकल्चर नाम आता है तो ये बात आती है कि एग्रीकल्चर मीन्स प्लांट्स, खेती करना. बट एग्रीकल्चर इंक्लूड्स रेयरिंग ऑफ एनिमल्स ऑल्सो. ठीक है ना, फॉर वेरियस पर्पजेस. सिर्फ एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ग्रोइंग प्लांट्स. जैसे यू कैन सी आई हैव रिटन द डेफिनेशन हियर. एग्रीकल्चर द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड rearing animals on large scale for various purposes, not only for food. और भी बहुत सारे पर्पजेस हो सकते हैं. फॉर फाइबर्स, फाइबर्स किससे मिलते हैं हमको, नेचुरल फाइबर्स, कॉटन से भी मिलता है हमको. और वूल किससे मिलता है हमको, शीप से मिलता है. ठीक है ना, सो फॉर वेरियस पर्पजेस अगर जो ये प्रैक्टिस है ग्रोइंग प्लांट्स एंड रेयरिंग एनिमल्स की, उसको बोला जाता है एग्रीकल्चर. दोनों को मिला के बोला जाता है एग्रीकल्चर. ठीक है ना. एंड पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग डे बाय डे, एज यू नो, है ना. रोज़ पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है. ठीक है, रोज़ अब वो जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो उनके फूड रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं. फूड रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने क्रॉप प्रोडक्शन को भी बढ़ाना पड़ेगा. और क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ खेती कर दी किसान ने, उसको मैनेज भी करना पड़ता है. जब वो फसल कट के आती है तब उसको स्टोर भी करना पड़ता है. और वो स्टोरेज कैसा होना चाहिए, ऐसा स्टोरेज होना चाहिए जो लंबे टाइम तक सस्टेन कर सके. ऐसा नहीं हो कि सड़ जाए अनाज. ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे मैनेजमेंट की बात करते हैं कि सिर्फ प्रोडक्शन ही काफ़ी नहीं है, उसको प्रॉपरली मैनेज करना भी ज़रूरी है, तभी हमारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हो सकती है. ऑल राइट, सो आई गेस ये एग्रीकल्चर टर्म आपको क्लियर हो गया सबको. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इज़ क्रॉप. अब हम क्रॉप की बात करते हैं. क्रॉप इज़ इन द टॉपिक इटसेल्फ, हमारे चैप्टर के नाम में ये क्रॉप क्या होती है भाई. जैसे आपने सुना होगा कि एक किसान है, उसके पास उसका जो खेत है उसने उसमें उगाया गेहूँ, या फिर उसने अपने खेत में उगाया चावल. ठीक है ना, तो पूरे खेत में क्या होता है, पूरे एरिया में क्या होता है, पैडी है अगर धान है या फिर वीट है, तो पूरे उसमें एक लार्ज एरिया में सेम काइंड ऑफ प्लांट्स होते हैं ना, वो कहलाती है फसल, या वो कहलाती है क्रॉप. प्लांट्स ऑफ सेम काइंड ऑन सेम प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल. बड़ी मात्रा में जब एक ही जगह पर एक ही तरीके का पौधा उगाया जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, क्रॉप. ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके, आई कैन गिव यू एग्जाम्पल्स एंड यू कैन ऑल्सो, सम ऑफ यू कैन ऑल्सो गिव मी द एग्जाम्पल्स. फर्स्ट एग्जाम्पल कैन बी पैडी. अगर एक धान का खेत है तो उस पूरे खेत में क्या उगेगा, सिर्फ धान के पौधे होंगे, सारे पौधे एक जैसे. फाइन. नाउ वी हैव कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स. क्लासिफिकेशन मतलब हम इस ये जो फसल है या फिर ये जो क्रॉप है, इसको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, किस बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग तरीके से. ठीक है, तो हियर आई वांट टू गिव यू एग्जांपल. फॉर एग्जांपल समर्स आर गोइंग. आप सब ने मैंगोज एंजॉय किए होंगे समर्स में, तो ये मैंगोज क्या आपको विंटर्स में भी मिलते हैं क्या. चलो हम बात करते हैं वाटरमेलन की. ठीक है, वाटरमेलन आप विंटर में खाते हो, नहीं खाते हो ना. समर्स, ये सारे क्या हैं, ये दीज फ्रूट्स आर सीजनल फ्रूट्स. हमें एक पर्टिकुलर सीजन में ही मिलते हैं, राइट. ठीक है ना, जो चीज़ें हमें विंटर में मिलती वो हमें समर में नहीं मिलती. तो इससे आपको एक आइडिया मिला होगा कि जो ये सारे क्रॉप्स हैं ये पूरे साल एक जैसे नहीं होते हैं. ठीक है ना, वो अगर मिल रहे हैं आपको, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हर पूरे साल मिलती है हमको, तो फिर वो आर्टिफिशियली डेवलप्ड किए होते हैं. ठीक है ना. अदरवाइज़ जो हमारे इंडिया की बात करें हम, तो इंडिया के अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके का टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी अलग अलग होती है. ठीक है, सॉइल का काइंड अलग अलग होता है. इन सारी चीज़ों पे क्या डिपेंड करता है, क्रॉप डिपेंड करता है कि कैसी फसल लगाई जाएगी. किसी फसल को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, जैसे हम बात करें धान की या चावल की. ठीक है ना, उसको बहुत सारा पानी चाहिए, बिना पानी के वो सर्वाइव नहीं कर सकता एक धान का पौधा.
है ना, एक पैडी क्रॉप, तो वो कब उगाया जाता है? वो उगाया जाता है बारिश, मानसून सीजन में, फाइन, ठीक है। और दूसरी तरीके के कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, वो कम पानी में सर्वाइव करते हैं, ज़्यादा पानी डाल दो तो वो सड़ जाएंगे, ठीक है ना, उनको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, उनको कम पानी चाहिए। तो उस तरीके के इस हिसाब से हमने इसको क्लासीफाई किया है क्रॉप्स को 2 पार्ट्स में, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स, ठीक है ना। खरीफ क्रॉप्स आर बेसिकली मॉनसून क्रॉप्स, ऐसी क्रॉप्स जिनको पानी ज़्यादा चाहिए, एंड रबी क्रॉप्स आर विंटर क्रॉप्स, है ना। ऐसे आप याद कर सकते हो उसको, दिस इज़ अ ट्रिक, यू कैन राइट डाउन खरीफ और मॉनसून क्रॉप्स, ठीक है, एंड रबी और विंटर क्रॉप्स, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा मॉनसून कौन सा सीज़न होता है। मॉनसून इज़ अ रेनी सीज़न, रेनी सीज़न मतलब बारिश बहुत ज़्यादा होगी, तो कौन से वाले पौधे उगेंगे, कौन से वाली फसल होगी इसमें जिनको पानी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। एंड रबी विंटर क्रॉप्स, विंटर में बारिश नहीं होती है, कभी कभार गलती से हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज जनरली जो हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो विंटर में बारिश नहीं होती है, तो इस टाइम पे कौन से फसलें उगाई जाती हैं जिनको पानी की कम ज़रूरत होती है। नाउ वी विल टेक द एग्जाम्पल्स, ठीक है। आपके दिमाग में एग्जाम्पल्स आ रहे होंगे, एक तो मैंने यहाँ पे लिखा है पैडी, यानी धान, जिससे बाद में चावल प्रोसेस किया जाता है, ठीक है ना, उसको बहुत ज़्यादा पानी, मतलब खेत में पूरा पानी भरा होना चाहिए, ठीक है, तभी चावल की फसल उगती है, तो दिस इज पैडी इज व्हाट, खरीफ क्रॉप, फाइन। अब रबी में हम बात करते हैं जिसको पानी की कम ज़रूरत होती है, ठीक है ना। चना जो होता है उसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, दैट इज रबी क्रॉप, ठीक है। सो एज आई टोल्ड यू, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन हम अलग अलग टाइप से कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि कौन से सीज़न में उगते हैं क्रॉप्स, उस हिसाब से हमने उनको डिवाइड किया था खरीफ एंड रबी में। नाउ देर आर 2 more बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोड्यूस ऑल्सो। प्रोड्यूस क्या होगा कि हमें उस पर्टिकुलर फसल से, हमें उस पर्टिकुलर पौधे से क्या मिल रहा है, ठीक है। जैसे दाल का पौधा है, हमें दाल मिलती है, ठीक है ना, चने का पौधा है। अगर सीरियल्स में क्या क्या आता है, सीरियल्स में आते हैं गेहूँ आता है, बाजरा आता है, ये सब सीरियल्स कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है ना, अनाज जिसको बोलते हैं, फाइन। तो सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स अगर हमको मिल रहे हैं तो उसको कौन सी कैटेगरी में रखा गया है, ऑयल में। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोड्यूस द कैटेगरी इज बिन डिवाइडेड इनटू सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल एटसेट्रा, आगे और भी 2-4 हैं, ठीक है ना। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, एज आई टोल्ड यू, खरीफ एंड रबी, खरीफ मॉनसून क्रॉप्स, रबी विंटर क्रॉप्स, राइट। एंड ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज़ क्या है उस प्लांट को उगाने का, उस खेती का पर्पज़ क्या है, ठीक है ना। 2 पर्पज़ हो सकते हैं, या तो फूड पर्पज़ से कि जो भी उगाया गया है उसको कंज्यूम कर लिया जाए, वो फूड पर्पज़ हो गया, और दूसरा पर्पज़ है कैश पर्पज़ से, मतलब जो उगाया गया है उसको हम मार्केट में जाके सेल कर रहे हैं और उससे हम क्या पा रहे हैं, कैश पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, बिजनेस पर्पज़ हो गया, ठीक है, फूड पर्पज़ और कैश पर्पज़, ऑल राइट। सो आई गेस ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ produce, on the basis of season, on the basis of purpose, right. Now we will go ahead, आगे चलते हैं हम। Now agricultural practices, agricultural, जब भी खेती की जाती है, जब भी कोई पौधा उगाया जाता है, एक सिंपल एक पौधे की भी बात करें अगर हम, तो अगर आपको अपने गार्डन में, आपको आपकी बालकनी में, कोई पॉट में कोई पौधा लगाना है, तो ये जो सारे स्टेप्स हैं ना, वो आपको वहाँ पे भी करने पड़ेंगे। ये सारे स्टेप्स सिर्फ बड़े खेत में, बड़ी लार्ज स्केल पे खेती करने के लिए नहीं करने पड़ते, छोटा सा एक पौधा लगाने के लिए भी आपको करने पड़ेंगे। क्या क्या स्टेप्स हैं, ठीक है। पौधा लगाना है बच्चों, तो क्या करना पड़ता है हमको, पौधा लगाना है तो हमको क्या चाहिए, वी नीड सॉइल, बिना सॉइल के पौधा लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। वी नीड सॉइल एंड दैट सॉइल शुड बी लूज, कैसी होनी चाहिए वो सॉइल, लूज। तो इसी को, इस स्टेप को हम बोल देते हैं प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। अगर वो सॉइल सेट हो गई है, हार्ड हो गई है ना, उसमें ज़रा सी भी जगह नहीं है, तो आप कैसे पौधा उसमें लगाओगे। जब आपने नोटिस किया हो कभी आपके घर में किसी ने पौधा लगाया, मम्मी ने, पापा ने, तो उसको क्या करते हैं, गमले के गमले की जो मिट्टी होती है उसको ढीला करते हैं। खुरपी होती है ना, एक छोटा सा शार्प एक टूल होता है, खेती के लिए काम आता है, गार्डनिंग के लिए काम आता है, उससे उस मिट्टी को लूज़ किया जाता है। क्यों लूज़ किया जाता है, बिकॉज जब तक वो मिट्टी लूज़ नहीं होगी तो जो प्लांट की जो रूट्स हैं वो उसमें पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। पेनिट्रेशन क्या होता है, गोइंग इनटू डीप, है ना, अंदर तक जाना। और जब तक रूट्स डीप डाउन नहीं जाएंगी सॉइल में, तब तक उसकी पकड़ नहीं बनेगी, ठीक है ना, वो ठीक से खड़ा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए उसमें क्या होना चाहिए, वो सॉइल कैसी होनी चाहिए, लूजन होनी चाहिए। तो प्रेपरेशन ऑफ सॉइल में हम क्या करते हैं, सॉइल को हम क्या करते हैं, लूज़ करते हैं, ठीक है।
सॉइल सेट नहीं होनी चाहिए, हार्ड नहीं होनी चाहिए, सॉइल लूज होनी चाहिए, उसमें गैप्स होने चाहिए, सॉइल पार्टिकल्स में गैप्स होने चाहिए ताकि उसमें एयर एंड वाटर की जगह रहे। उन गैप्स में क्या क्या आएंगे? एयर और वाटर, जो कि बहुत नेसेसरी है एक प्लांट को ग्रो करने के लिए। अगर प्रॉपर मात्रा में उसको एयर एंड वाटर नहीं मिलता है रूट्स को नीचे, ठीक है ना, क्योंकि रूट्स क्या होती हैं, रूट्स बरीड होती हैं किसमें? सॉइल के अंदर। वो एनवायरनमेंट से या हवा से एयर नहीं ले सकती। रूट्स को एयर कहाँ से मिलेगी? सॉइल से मिलेगी। फाइन। तो ये जो जब मिट्टी लूज़ होती है और लूज़ होती है तो मिट्टी के पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है? जगह होती है, और उस गैप में क्या आ जाता है? फिर जब आप पानी डालोगे तो वो पानी उस गैप में आएगा, ठीक है ना, एयर उस गैप में आएगी। फाइन। और अल्टीमेटली उसका यूज़ कौन करेगा? वो प्लांट करेगा जिसको आप ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आया आप लोगों को? नाउ सिलेक्शन ऑफ सीड्स, पौधा उगाना है तो बीज तो चाहिए, ये तो हम सबको पता है, पौधा उगाना है बीज चाहिए, ठीक है। अब सिलेक्शन क्यों ज़रूरी है? सिलेक्शन इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपका सीड ही हेल्दी नहीं है, अगर आपका सीड सूखा हुआ है, अनहेल्दी है, तो उसमें से जो पौधा निकलेगा वो भी अनहेल्दी होगा, वो कभी भी हेल्दी पौधा नहीं हो सकता। सो यू हैव टू सेलेक्ट योर सीड्स वेरी वाइजली, ठीक है ना। जो फार्मर होता है वो बहुत अच्छे अच्छे जो बीज होता है उसको सेलेक्ट करके रख लेता है ताकि अगले साल जब मैं फसल उगाऊंगा तो इन सीड्स का यूज़ करूँगा। ऑलराइट, ठीक है। या फिर वो बाज़ार से महंगे दामों पे वो सीड्स लेके आता है, ख़रीद के लाता है, वो ज़्यादा पैसे लगाता है सीड्स में। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरे सीड्स अच्छे नहीं होंगे तो मेरी जो फसल होगी आने वाली वो भी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? खाद होती है सिंपली। अब ये खाद दो तरीके की हो सकती है, या तो ये नेचुरल खाद हो जिसको हम मैन्योर बोलते हैं, या फिर ये केमिकल खाद हो जिसको हम फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। क्या करते हैं, क्या काम होता है इनका? बेसिकली इनका काम होता है जो न्यूट्रिएंट्स लैक कर रहे हैं, जो प्लांट को प्रॉपरली ग्रो करने के लिए या हेल्दी ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं और सॉइल में नहीं हैं या लैक कर रहे हैं, तो उनके फुलफिलमेंट के लिए हम डालते हैं उसमें खाद। किसान क्या डालता है उसमें? खाद, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से नहीं मिल रहे हैं वो न्यूट्रिएंट्स उसको खाद के द्वारा मिल जाएं, ठीक है। दो तरीके के हो सकते हैं, मैन्योर देसी खाद या फिर फर्टिलाइजर्स केमिकल खाद। फाइन। नाउ इरीगेशन क्या होता है भाई? पानी डालते हैं, पौधा लगाते हैं तो हमें पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि प्लांट जो भी न्यूट्रिशन ले रहा है वो सॉइल के थ्रू ले रहा है, और सॉइल के थ्रू कैसे ले रहा है? सॉल्युबल फॉर्म में ले रहा है। जब कोई भी मिनरल जब सॉल्युबल फॉर्म में, घुली हुई फॉर्म में आएगा, पानी में घुलेगा, तभी जो प्लांट की रूट्स हैं उसको अब्जॉर्ब कर सकती हैं उस न्यूट्रिएंट्स को। अंडरस्टूड? ठीक है ना। अगर वो घुले हुए फॉर्म में नहीं है, सॉलिड फॉर्म में है, तो जैसे हम सॉलिड खाना खा लेते हैं, प्लांट्स वैसे सॉलिड खाना नहीं खा सकते हैं। प्लांट्स को क्या चाहिए? सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए, और सॉल्युबल फॉर्म में लाने के लिए हमें प्लेंटी ऑफ वाटर देना पड़ता है ताकि रूट्स को पानी मिले और पानी में घुले हुए मिनरल्स मिले, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें करना पड़ता है इरिगेशन, सिंचाई। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? सिंचाई मतलब पानी देना, ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। नाउ व्हाट हैपन्स? वीड्स क्या होते हैं? वीड्स बेसिकली आर अनवांटेड प्लांट्स, ऐसे प्लांट जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अनवांटेड, वी डोंट रिक्वायर। अगर हमने अपने खेत में धान लगाया है तो हमें सिर्फ धान का पौधा चाहिए, हमें कोई और पौधा नहीं चाहिए। तो समटाइम्स इट हैपन्स कि क्योंकि डिस्पर्सन होता है, मैंने आपको पढ़ाया था 7th में, ठीक है, और आपने 6 बहुत लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि डिस्पर्सल ऑफ सीड्स होता है। एनिमल्स के थ्रू, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू जो सीड्स होते हैं वो अलग अलग जगहों पे डिस्पर्स हो जाते हैं या फैल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उस डिस्पर्सल की वजह से भी कुछ अनवांटेड प्लांट्स के सीड्स आपके खेत में आ गए, ठीक है ना। अब वो उसने क्या किया? उसने कंपटीशन शुरू कर दिया। कैसे कंपटीशन शुरू कर दिया? आपके खेत में जो जगह है, ठीक है, आपका खेत है, उसमें जो जगह है जिसमें आपने धान के बीज बोए, ठीक है ना, धान लगाया। अब वहाँ पे जो सॉइल है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो वाटर आपने दिया, जो एयर है सॉइल के अंदर, उन सब के लिए वो क्या करेंगे? कंपटीशन करेंगे, ठीक है ना। जो आपके धान के पौधों को मिलना चाहिए वो ये अनवांटेड प्लांट्स लेने लगेंगे, ठीक है। तो इधर यहाँ पे क्या हो जाता है? कंपटीशन अराइज हो जाता है। कंपटीशन अराइज होगा तो क्या होगा? अगर इन अनवांटेड प्लांट्स ने ले लिया जो रिक्वायर्ड नरिशमेंट है, तो आपके धान के पौधों को वो नरिशमेंट नहीं मिल पाएगा और वो बीज जो हैं, पौधे जो हैं, वो मरने लगेंगे या सूखने लगेंगे। क्लियर है? ठीक है। इसीलिए हमें ये अनवांटेड वीड से, अनवांटेड प्लांट से हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, अपनी क्रॉप को बचाने की ज़रूरत है, ताकि जो न्यूट्रिशन अवेलेबल है, जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उसी क्रॉप को मिले जो आप चाहते हैं। जैसे अगर गेहूं का खेत है तो गेहूं के पौधों को वो न्यूट्रिशन मिले, ना कि वीड्स को मिले। ऑल राइट, फाइन। नाउ हार्वेस्ट।
हार्वेस्ट इज़ अ वेरी यू कैन से रिजल्ट, है ना। आप साल भर पढ़ाई करते हो, फिर आपका रिजल्ट आता है, जो आपने साल भर मेहनत की उसका रिजल्ट देख के आप यू फील वेरी हैप्पी। तो ये किसान की मेहनत का फल है हार्वेस्ट। हार्वेस्ट क्या होता है? द एंड प्रोडक्ट, है ना। जो भी किसान ने लगाया है अपने खेत में, वो जब फसल पक जाती है तो हार्वेस्ट का टाइम आता है। हार्वेस्ट मतलब वो फिर उस प्रोड्यूस को काट के रख लेता है, ठीक है ना। बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं इंडिया में, बहुत हैप्पी टाइम होता है। पोंगल है, बैसाखी है, और भी बहुत सारी इस तरीके के, संक्रांत है, ये सब क्या है? दीज आर ऑल हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, ठीक है ना। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, फसल की कटाई होती है, उसको किसान सेलिब्रेट करता है क्योंकि उसके साल भर की मेहनत का फल मिलता है उसको, ठीक है ना। अब हार्वेस्ट तक ही हमारा काम खत्म नहीं हो जाता है, हार्वेस्ट के बाद आता है स्टोरेज, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है? ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना। सिर्फ प्रोडक्शन ही काफ़ी नहीं होता, उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी हमको एंड प्रोडक्ट, जो भी हमको प्रोड्यूस मिला है, उसको स्टोर करना है। अब स्टोर करना है मतलब आपके पास एक ऐसी जगह होनी चाहिए, किसान के पास एक ऐसा स्टोर रूम होना चाहिए, ऐसा स्टोरेज होना चाहिए जो कि क्या हो, जिसमें सीलन ना हो, पानी से बचा सकें। अगर उसकी फसल पे पानी पड़ जाएगा तो उसकी फसल सड़ जाएगी, ख़राब हो जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, उसकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अगर पेस्ट लग गए, आपने सुना होगा पेस्ट, कीड़े मकोड़ों का अटैक हो गया, उसकी सारी फसल ख़राब हो जाएगी, ठीक है ना। चूहे आ गए, तो इन सब चीज़ों से बचा के रखना होता है। तो उसका स्टोरेज कैसा होना चाहिए? कंप्लीटली इन सारी चीज़ों से सेफ होना चाहिए। सो दिस इज़ इट, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस मैंने आपको बताई। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस सेशन। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन, क्लास 8th। तो फॉर दिस सेशन दिस इज़ इट। I will see you in next session. Thank you.